मैंने कहा यह लोकसभा चुनाव यह निर्णय करेगा कि निषादों का नेता लौटर राम निषाद या संजय निषाद। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समुद्र में जो ट्रॉलर मशीनों के द्वारा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां फिशिंग का काम करती हैं, वह अधिकार हमारे समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा वंशानुगत अधिकार है। मेरी अपेक्षा केवल सांसद और विधायक बनना नहीं। राहुल जी ने कहा कि राजभर जी बताइए आप हमारी कांग्रेस की कैसे मदद करेंगे, तो यही राजभर का कहना था 5 करोड़ रुपया चाहिए, 28 गो टिकट चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलवाया। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो 2012 में रही है, उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फिर से जाने वाली है। उन्होंने कहा सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट चलेगी, बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर प्रथा को आप जातीयता से जोड़कर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कैंपस में कुछ आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं। केवल आरोप लगा मोहित खान पर और बुलडोजर दूसरे दिन चला दिया गया। कैसे? जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं वो बैकग्राउंड ये है कि अगर उस बैकग्राउंड में आप 12th पास कर गए तो उस बैकग्राउंड के लिए बहुत बड़ी बात है। आप राजनीति में आने लगे तो परिवार से आपको रोका नहीं गया। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार और बहुत बार आपने हमें देखा होगा इंटरव्यू लेते हुए। हमारे साथ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम जी, जिनसे आज हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल की राजनीति है जो जातीयता में बटी हुई है। लोहिया जी ने कहा था कि राजनीति सामाजिक होनी चाहिए, लेकिन समय के साथ राजनीति धार्मिक और जातिगत में बंटती जा रही है और सामाजिक राजनीति को लेकर, समाज को लेकर एक नई दिशा देने की कोशिश करने वाले और लौटन राम निषाद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि जब इनके बारे में हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे इनको, तो हमें पता चला कि जब बीएचयू से अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो राजनीति का जो खुमार होता है वो इनके ऊपर नहीं था। ये अपने समाज के उत्थान के लिए, या यूँ कहिए अपने जाति के उत्थान के लिए आगे बढ़े और लड़ाई लड़ रहे थे। पर समय बदलते गया और फिलहाल राजनीति में कुछ तीखे कुछ मीठे सवालों के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। सवाल यहीं से शुरू करता हूं कि काशी विद्यापीठ में आपने पढ़ाई की जी, आप वहां से बीए कर रहे थे और बीए सेकेंड ईयर के दौरान जी आप राजनीति से जुड़े, शायद उमाशंकर सिंह यादव के संपर्क में आने के बाद, लेकिन फिर भी आप राजनीति में नहीं थे, समाज के उत्थान के लिए थे, जाति के उत्थान के लिए। हम और आप, या यूं कहिए कि आधी आबादी जो है वो जिस वर्ग से आती है, जिस फैमिली से आती है, वहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि राजनीति से दूर रहना है। पढ़ो लिखो, नौकरी करो, आगे बढ़ो, समाज को बढ़ाओ, पीढ़ी बढ़ाओ, घर परिवार चलाओ जी। और जिस दौर में आपने राजनीति को चुना उस दौर में तो और भी स्थिति दयनीय थी, या ये कि यह पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो था उसकी स्थिति और दयनीय थी, लेकिन फिर भी आप राजनीति को चुने। घर से क्या प्रेशर था आपको, क्या दबाव था, या क्या आपको सपोर्ट क्या था? देखिए, उस तरह कहिए तो हमारी पैदाइश जो है एक अत्यंत ही विपन्न परिवार में कह लीजिए। मुझसे 3 बड़े भाई थे और अर्थाभाव में पिताजी की जो ग्रामीण स्थिति थी, तो हमारे 3 भाई जो है 8-9 के बाद जो है कि पढ़ाई छोड़ने को विवश हुए। और मैं इंटर पास किया तो मुझे बनारस नहीं मालूम था कि एडमिशन कैसे होता है, इंटर के बाद हमें करना क्या है। तो हमारे गांव के ही थे, पारिवारिक रिलेशन था, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव जी, उन्होंने मेरा आवेदन करा दिया काशी विद्यापीठ में। और काशी विद्यापीठ में मैं प्रवेश परीक्षा दिया और जो लिस्ट जारी हुई दूसरे नंबर पर मेरी मेरिट आई। रैंकर में दूसरे नंबर की रैंक मुझे मिली और मैं वहां पर जो है कि 8 ग्रुप से जो है एडमिशन ले लिया। लेकिन मेरी बायो ग्रुप की स्टडी रही पीछे की। मैं हरिचंद कॉलेज से भी बीजेडसी ग्रुप से एडमिशन लिया, लेकिन अंततोगत्वा मुझे जो है काशी विद्यापीठ से ही स्नातक करने के बाद मैंने LLB, बीएड और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म बीजे तीनों का इंट्रेंस दिया, तीनों क्वालिफाई मैं कर गया। हमारे मन में एक ललक थी लेखन के क्षेत्र में, और हमारे अंदर एक जब पढ़ाई के दौरान यह सुनने है कि देश की आजादी में पत्रकारिता का बड़ा महत्व रहा है और पत्रकारिता जो है कि सामाजिक परिवर्तन में भी अहम भूमिका अदा की है।
और एक बात बड़ी जोर शोर से उसमें चलती थी, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो ये बातें बार बार कुरेदती थी। और मैंने जो है कि बीएड न करके, एलएलबी न करके मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र को चुना। मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मैं सवाल ये जानना चाह रहा था कि जब आपने राजनीति को चुना, पत्रकारिता के साथ साथ आप राजनीति में उतरने लग गए, और जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं वो बैकग्राउंड ये है कि अगर उस बैकग्राउंड में आप 12th पास कर गए तो उस बैकग्राउंड के लिए बहुत बड़ी बात है। आप राजनीति में आने लगे तो परिवार से आपको रोका नहीं गया? देखिए, मैं अपने गांव का पहला, अपने निषाद कम्युनिटी का मैं पहला व्यक्ति हूं जो इंटर पास किया, और इंटर पास करने स्नातक भी पहला है अपने गांव का। और कह लीजिए 40 किलोमीटर की क्षेत्र में हमारे बुआ के 2 लड़के जो है परास्नातक थे, और मैं तीसरा व्यक्ति जो है कि स्नातक किया मैं अपने गांव का। जब मेरे अंदर सामाजिक सोच आई, मुझे झटका लगा जब मैं नरेंद्र देव छात्रावास था, जहां पर जो है कि कह लीजिए कि पूर्वांचल और बिहार के सवर्ण जातियों का आधिपत्य था। विशेषकर हमारे यहाँ एक जाति डोमिनेंट कास्ट आती है, भूमिहार जाति। तो नरेंद्र देव छात्रावास में मुझे हॉस्टल अलाट हुआ, लेकिन हॉस्टल पर कब्जा किसी औरों ने कर लिया। तो लास्ट में मुझे जो है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव जी के साथ मुझे संपूर्णानंद शोध छात्रावास में रहने का अवसर मिला, और उनका दिल्ली जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर जो है जब नियुक्ति हो गई, तो मैं अकेले जो कमरा नंबर 25 था शोध छात्रावास का, उसमें रहता था। और बाद में देश के चौथे और उत्तर प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर यादव के सानिध्य में मुझे कुछ सीखने का अवसर मिला। हम लोग पहले तो जो विद्यालय में शनिवार को कार्यक्रम होता था, गाना सुनना या भाषण देना जो होता था, तो लगता था कि मैं जमीन पर खड़ा ही नहीं हूं। और डॉक्टर उमाशंकर यादव ने मुझे टेबल पर खड़ा करा करके वाइस चांसलर की नीतियों के विरुद्ध में मेरा भाषण कराया। नेता बनाना शुरू किया डॉक्टर उमाशंकर यादव जी। अब जंतर मंतर क्यों जाते थे? बड़ा आंदोलन किया है। देखिए, जंतर मंतर पर मैं 8 बार धरना प्रदर्शन किया हूं, और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं इतना कार्यक्रम कर लूं। मैं पहले निषाद समाज से जुड़कर काम करता था। पहले मेरे अंदर एक बात आई कि भाई सवर्णों को गाली दे करके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, ब्राह्मण को कोस करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ब्राह्मण जो है कि 3 में 13, 13 में 53 हो करके पूरा ब्राह्मण एक है ब्राह्मण के नाम पर, तो हम यादव समाज हमारा है, इसका भी मैं अध्ययन किया। जैसे निषाद का अध्ययन किया वैसे यादव समाज का भी किया कि ग्वाल रहोर किसावत कमरिया घोसी गोप न गो कजरोट मजरोट बिनहरा अठरावा में हमारा यादव समाज भी बटा था। उसी तरह मल्लाह केवट बिंद धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी लोधी किसान के नाम पर हमारा समाज जो है कि विभिन्न फिरकों में बटा था। तो मैंने शुरुआत किया निषाद समाज को एकजुट करने का। मैं गांव गांव चौपाल लगा करके, जहां बिंद और मल्लाह केवट एक टाट पर नहीं बैठते थे, मैंने गाजीपुर से शुरुआत किया, उनको एक टाट पर बैठाना शुरू किया। इसके बाद मेरा कदम मऊ बढ़ा, मऊ के बाद जौनपुर बढ़ा। करते करते उत्तर प्रदेश के कोई ऐसे जिले नहीं है जहां पर मैंने संगठन को नहीं खड़ा किया। और मेरे अंदर एक बात आती थी कि हमारी एक सूची क्यों नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर हमारी माँ जो पश्चिम बंगाल की थी, तो हमारी माँ चाई मल्ला थी, वो अनुसूचित जाति की थी। हमारे पिताजी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के, वो पिछड़ी जाति के। मेरी घरवाली, मेरी पत्नी जो है बलिया जिले की, वही मल्ला है, तो वो विमुक्ति जाति की। देश की राजधानी दिल्ली का मल्ला अनुसूचित जाति में, तो उत्तर प्रदेश का और बिहार का मल्ला क्यों नहीं? तो इस लड़ाई को मैंने शुरू किया कि जैसे बिहार में और दिल्ली में हमारी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, उसी तरह से हमारे जाति को भी यह दर्जा मिलना चाहिए। और इस लड़ाई को, जाति लड़ाई को लड़ते लड़ते मेरे अंदर आया कि मैं एक बहुत छोटा सा काम कर रहा हूं, कहीं समाज के विखंडन का काम कर रहा हूं। तो मैंने वर्गीय चिंतन आया, मेरे अंदर एक वर्गीय चिंतन आया। और पहले तो यादव के खिलाफ भी एक था कि यादव ने सारा हक हिस्सा जो है अति पिछड़ों का मार लिया। आज भी वो बात चल रही है, जबकि जो बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कॉम्पिटिटिव है, वह समझता है कि यादव मेहनत करता है, और यादव को हम कोस करके आगे तो बढ़ नहीं सकते। यादव किस तरह की मेहनत करता है, किस तरह से कंपटीशन की तैयारी करता है, हमको उसकी नकल करके अपनी अकल खोलना चाहिए। बाद में मैं 2010 का जब आंदोलन में शुरू किया, और एक घटना हुई, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के तीसरे नंबर के एक बहुत बड़े मंत्री थे, और हमारे पिछड़ी जाति के थे। उन्होंने हमें बुलाया, कहा कि लोटाराम निषाद जी, आप राष्ट्रीय निषाद संघ के बैनर तले कार्यक्रम करते हैं, और आप जैसे व्यक्ति चाहे तो कास्ट सेंसस की बात कर सकते हैं। और हमने कहा कि मंत्री जी, आप जो है कि कैबिनेट फोरम पर यह बात क्यों नहीं रखते? मैं ओबीसी के कास्ट सेंसस की बात करूं तो आप क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने एक बात कहा था, और वो सच भी है। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के लोग या दलित वर्ग के लोग
कांग्रेस और भाजपा में राजनीति करते हैं तो अपने दिल पर पत्थर रख करके करते हैं। मैं इसी सवाल पे वापस आऊंगा, थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं आपको। मेरा सवाल ये था कि जब आप जंतर मंतर पर आंदोलन करते थे, वो आंदोलन किन मुद्दों को लेकर होता था? देखिए, शुरुआती तो मेरा था यही कि निषाद समाज की, पूरे देश की जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति का जैसी भौगोलिक परिस्थिति है उन्हें एससी या एसटी का स्टेटस मिले। जो हमारे जल आधारित पेशे हैं, बालू मरन खनन का है, मत्स्य पालन का है, वह अधिकार हमें मिलना चाहिए। समुद्र में जो ट्रॉलर मशीनों के द्वारा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां फिशिंग का काम करती हैं, वह अधिकार हमारे समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा वंशानुगत अधिकार है। इस काम को लेकर के मेरा आंदोलन चलता था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे 2009 के बाद मेरे अंदर एक वर्गीय चिंतन आया कि मुझे निषाद की ही नहीं है, हमें लोहार कुहार सुनार खली धमुरी बरई है, काछी है, कोयली है, जो ओबीसी और एससी वर्ग की जातियां हैं, हमको उनको वर्गीय चिंतन के तहत एकजुट कर करके आगे बढ़ने की जरूरत है। जात को जमात में बदलने की जरूरत है। और मेरा 2000 अन्ना हजारे से पहले 6 दिन तक मैं अन्न जल का परित्याग करके जंतर मंतर पर 9 महीना तक टेंट नहीं लगता था। और मैं वहां पर 29 मार्च से 4 अप्रैल 2011 तक कास्ट सेंसस की बात को लेकर के, जातिगत जनगणना के मुद्दे को, और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) के तहत जब एससी और एसटी को कार्यपालिका और विधायिका में जनसंख्या अनुपाती आरक्षण मिलता है, 15% एससी को केंद्रीय सेवाओं में है और 7.5% एसटी को है। राज्यों में, विधानसभाओं में राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है कोटा। तो हमें यह लगा कि हमारी आबादी मंडल कमीशन के तहत, और लास्ट सेंसस जो हुआ था 1931 में 52.10% हमारी आबादी है, तो हमें 27% आरक्षण क्यों? अगर हमारी आबादी 52% थी तो हमें 52% आरक्षण मिलना चाहिए। या आज का कास्ट सेंसस करा लीजिए 2011 का। 2011 में जो जनसंख्या का अनुपात हमारा उभर करके आता है, हो सकता है कि 52 से अधिक भी हो सकता है, अगर कम तो होने का सवाल ही नहीं है। मैं जनसंख्या जो ये कास्ट सेंसस है, मैं इस पे फिर वापस आऊंगा जी। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। आप सामाजिक लड़ाई लड़ते थे, आप एक जात की, या वो चाहे निषाद या मलाह के लोग हो, या मतलब आपको जिन भी जातियों में आपको दिखा कि ये कमजोर वर्ग है, आप उनकी आवाज उठाने लगे। लेकिन आप आवाज उठाते उठाते सामाजिकता से राजनीतिकता की तरफ चले गए। आपने पहले बीजेपी ज्वाइन किया? नहीं, कांग्रेस से मेरा संबंध रहा बना। आप पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया, आप बीजेपी को? देखिए, जब मेरा ये अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा मेरा चल रहा था, 2006 की बात है। 2006 में मैंने यहीं पर जीपीओ पार्क का मैदान है, मैं यहाँ पर निषाद बिंद कश्यप आरक्षण महापंचायत कराया। और हमें यह लगा कि जो हमारी आरक्षण की समस्या का समाधान राज्य सरकार नहीं कर सकती, एससी एसटी की सूची में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 और 342 में संशोधन का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार का है, भारतीय संसद के पास वो अधिकार नहीं है। और केंद्र में सरकार कांग्रेस की है। यहाँ पर जो है माननीय नेताजी की सरकार चल रही थी। नेताजी ने तो मेरी मांग को देख करके, मैं कोई ऐसा 15वां 20वां दिन नहीं था कि विधानसभा पर मेरा धरना प्रदर्शन इस मुद्दे को लेकर न होता हो। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो परम पूज्य नेताजी के नेतृत्व में चल रही थी, और उन्होंने शायद मेरी बात उनके तक पहुंची, और उन्होंने 10 मार्च 2004 को 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव किए। फिर बाद में मुझे एक अधिकारी ने कहा कि आप लखनऊ में धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं? धरना प्रदर्शन तो आपको दिल्ली में करना चाहिए, और केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, आप सपा से मांग न करके कांग्रेस से मांग करिए। तब मैं कांग्रेस के नेताओं को, सलमान खुर्शीद जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, मोहसिना किदवई राष्ट्रीय महासचिव थी, तमाम नेताओं को बुलाकर जीपीओ पार्क में कार्यक्रम कराया। और लास्ट में राजेशपति त्रिपाठी जी कांग्रेस के अच्छे नेताओं में थे, कमलापति त्रिपाठी के परिवार के थे, और सलमान खुर्शीद जी ने राहुल गांधी जी से 12 तुगलक लेन पर मेरी बहस कराए। और बहस का अब उस समय घटनाक्रम आता है, कुछ आज तमाम जातिगत आधार पर दल चलाने वाले। जिस दिन मुझे बुलाया गया, मैं 23 प्रतिनिधियों के साथ 12 तुगलक लेन पर गया। ओम प्रकाश राजभर अकेले राहुल गांधी से, क्योंकि उनका राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का भी मुद्दा था, उनका भी मुद्दा चल रहा। तो राहुल गांधी जी में हम लोग केबिन में बैठे थे, बगल वाला जैसे रूम है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई राजभर जी, हमारी आप कैसे मदद करेंगे? तो राजभर जी वहां आरक्षण की बात नहीं की है। देखिए, नेता जो है चौकी पर तो कुछ करता है, लेकिन चौका में बातें उसकी बदल जाती है। लेकिन हमारे एक आज के राजनीतिक परिवेश में कहिए कि हमारी एक कमी है, मैं राजनीति में खप नहीं पाता हूं।
क्योंकि मेरी बात जो चौका की रहती है वो चौकी पर रहती है, चौकी की बात चौका पर चली जाती है। मैं यहीं से सवाल उठा रहा हूं। और मैं कभी भी, हमें कई नेताओं ने बड़े कहा कि लौटर राम यहां से राजनीति न करके यहां से करना चाहिए, यानी दिल से आप राजनीति करते हो, जबकि राजनीति दिल की नहीं होती है, दिमाग से की जाती है, कूटनीति होनी तो आप चाहिए। तो राजनेता थे नहीं, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज सेवी थे। आप ट्रांसफर होता गया, ट्रांसफॉर्मेशन होता गया आपका, और आप धीरे धीरे राजनेता बन गए। हाँ, जाति को मानते हैं आप? देखिए, जाति है कि जाति नहीं, ये तो हमारे भारतीय समाज की एक कटु सच्चाई है। आप मानते हैं कि नहीं? ये तो किताब, देखिए, हम लोग तो अब बदलाव आ गया है। मैं निषाद हूं और मैंने परिवर्तन किया हूं। पहले तो मैं अपने फिरके में शादी करते थे हमारे लिए, लेकिन हम जब शुरुआत किए, एक नहीं, आजमगढ़ में अगर खोजेंगे हम यादव बिरादरी में तो 5 से 6 रिश्ता फिरका तोड़ करके नहीं मिलेगा। गाजीपुर में 3, अभी तक 2 रिश्ता इस साल हुआ है, 2 रिश्ता हमारे बचपन में हुआ था। तो अभी यादव समाज में भी फिरका परस्ती है। और मैं कभी कभी कहता था अपने मंचों से, जब मैं बोलता था कि यादव समाज आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमसे आगे, बेशक आगे बढ़ गया, लेकिन सामाजिक तौर पर यादव हमसे बहुत पीछे है। इसलिए पीछे है कि हम चाहे मुडियारी, सुरैया, बथवा, मल्लाह, केवट, बिंद, लोधी, किसान का भेदभाव तोड़ करके शादी विवाह कर रहा हूं, लेकिन यादव अभी हमारे पूर्वांचल में ग्वाल और डरहोर में बटा है, पश्चिम में मैनपुरी, इटावा, एटा में जो है कि घोसी और कमरिया में बटा हुआ है। तो यादव हम सामाजिक तौर पर हमसे पिछड़ा है। आज तो मैं स्थिति अपनी बता दूं, हमें अगर यादव के लड़के से अपनी बेटी की शादी करना हो तो मुझे कोई वो नहीं है, कुर्मी से करना हो कोई हमें परहेज नहीं है, क्योंकि आप जात को नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब तक हम जाति को ढोते रहेंगे हम कमजोर रहेंगे। जातिगत राजनीति करते हैं आप? शुरुआत तो किया वही, अब जातिगत नहीं है, वर्गीय करता हूं मैं। शुरुआत तो उसी से किया। और मैं बता दूं, अगर आप जात को नहीं मानते, वर्ग को नहीं मानते, तो फिर वर्गीय राजनीति करना या पिछड़ा वर्ग का प्रेसिडेंट बनना, स्टेट प्रेसिडेंट, ये कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है या कहाँ तक सही है सर? अगर मैं किसी, आप नहीं मानते जाति को, देखिए भारतीय तो आप व्यवस्था समर्थन है, कैसे कर रहे हैं पिछड़ी जाति? जब ये देखा जाता है कि हम सभी पिछड़ों की कमोबेश एक जैसी स्थिति है, जो सामाजिक व्यवस्था के तहत हमारी वर्ण व्यवस्था रही है, मैं समाजशास्त्र मेरा विषय रहा, तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था हमारे समाज में रही है। अब उस चीज को नकार करके कभी कभी मुझे लगता है कि जिसको 2 श्लोक सही ढंग से बोलने का सलीका नहीं है, वह हमसे पांव पुजवाता है। तो ये बात कभी कभी हमको नागवार लगती है कि अगर यादव भी अगर विद्वान है तो उसे ब्राह्मणत्व का दर्जा क्यों नहीं? कोई, जबकि कहा गया जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् दुजुच्यते, वेदाध्यायी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो भाई कितने ब्राह्मण वेद के अध्येता हैं, कितने ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाले जो आज के परिवेश में है। ये लड़ाई फिर से आप लेके चले गए दूसरी तरफ। मेरा कहना बस इतना था कि अगर आप जाति को नहीं मानते, तो जब समाजवादी पार्टी ने आपको पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो आपने उनको मना किया कि ये तो जातीयता को बढ़ावा देने वाली बात हो गई? नहीं, देखिए, या दूसरा सवाल इसी में और जोड़ देता हूं मैं। एक अयोध्या का कोई प्रकरण हुआ था आपके साथ, फिर वहां से जो है कि शायद प्रेसिडेंट के पद से आपको इस्तीफा देना पड़ गया। समाजवादी पार्टी की नीति है कि समाजवादी पार्टी में रहने वाले व्यक्ति की अपनी पर्सनल विचारधारा धर्म को लेकर हो सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान उसमें लिखा हुआ है। जब आपने अपनी पर्सनल विचारधारा को बताया कि मैं राम जी को मानता हूं या नहीं मानता हूं, अलग विषय है, मैं उनको मानता हूं जो मेरे सामने हैं। आपने कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर जी को, फूले जी को आपने अपना बताया कि मैं इनको मानता हूं। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने आपको इस्तीफा देने के लिए कह दिया और आपने इस्तीफा दे दिया। आप लड़ाई नहीं लड़ पाए सर? देखिए, बात वहां मुझे कहना क्यों पड़ा? अगर मेरे अंदर वही हुआ ना कि दिल और दिमाग की राजनीति, मैं जो सच्चाई रहती है, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। समाजवादी का बेसिक संविधान ये साफ साफ लिखा हुआ है, कहा है उसमें। हाँ, ईश्वर को मानो या न मानो, ये तो व्यक्ति का मुद्दा है ना। भारतीय संविधान कह रहा है, समाजवादी पार्टी का संविधान ये कहता है कि मेरा, अगर मुझसे जुड़ा हुआ कोई मेरा सदस्य है, उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है धर्म को लेकर, और आपको धर्म को लेकर वही ओपिनियन थी। लेकिन जब आपको इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो फिर आपने उस संविधान के आधार पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहस क्यों नहीं की? क्योंकि आप तो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, मैं पहली बात, मेरी 10 दिन पहले बहस हो चुकी थी, जब एक समाचार बड़ा सुर्खियों में बना कि समाजवादी पार्टी 108 फुट ऊंची परशुराम की प्रतिमा स्थापित कराएगी। मैंने समाचार खंगाला, क्योंकि हमारे मुख्य प्रवक्ता जो है राजेंद्र चौधरी जी है। मैं देखा कि समाजवादी पार्टी के विगत 4 दिन पूर्व के किसी भी
जो नोटिस जारी हुई है समाचार प्रकाशन के लिए, कहीं परशुराम की प्रतिमा का जिक्र नहीं है। मैंने कहा कि ये तो समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय। तमाम अधिकारी हमारे ओबीसी के लोगों ने और एससी के लोगों ने कहा, निषाद जी हम लोग तो आप पर बड़ा भरोसा करते हैं और आपके रहते आपकी पार्टी में ये क्या हो रहा है। और हम लोग जो सपा में जुड़ रहे हैं, विशेष करके हमारे दलित वर्ग के भाइयों ने कहा, जाटव समाज के लोगों ने, कि लौटर राम जी अगर हम लोगों की जुड़ाव और लगाव अगर समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा तो आपके चलते बढ़ रहा। हमने कहा क्यों? करें कि आप क्योंकि अम्बेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद को मानते हैं, सामाजिक न्याय की बात दो टूक कहते हैं। एक हमको पहले से मालूम था। तो जब मुझे नोटिस जारी हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, कहने कि लौटर राम ये बताओ कि तूने परशुराम प्रतिमा का विरोध किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के कैंपस में कुछ आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, ये क्या समाचार जारी कर दिया। हमने कहा कि आरएसएस कोई जाति नहीं होती, आरएसएस एक विचारधारा है जो समाज को तोड़ने का काम करती है और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको कमजोर करने का काम करती है। हमने कहा, माननीय जी मैं जानना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी परशुराम की प्रतिमा स्थापित कराएगी? अगर कराएगी तो आप बता दीजिए। जब इस पर कोई उत्तर हमें नहीं, साफ तौर पर नहीं मिला, तो हमने कहा कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा परशुराम की प्रतिमा का स्थापना नहीं, बल्कि हम जिन महापुरुषों की बदौलत हम लोगों को उठने का, बैठने का, पढ़ने का, लिखने का, नौकरी में जाने का, सम्मान से जीने का, प्रतिनिधित्व तो पाने का अधिकार मिला है, चाहे वो बीपी मंडल हो, कर्पूरी ठाकुर हो, अंबेडकर जी हो, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे लोगों के लंबे संघर्षों के बाद यह सम्मान हम लोगों को मिला है। अभी तो पूरा जितना चाहिए मिल नहीं पाया है, उसका संघर्ष जारी है। और समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला इसीलिए बनाया कि जो हमारी लड़ाई अभी आधी अधूरी है उसको पूर्णता की ओर ले जाने के लिए आगे करना है। यह तो बात चलो डैमेज कंट्रोल हो गया परशुराम की प्रतिमा पर। हमें मालूम हुआ बीपी मंडल के ही परिवार के एक सदस्य जी ने पटना से फोन किया कि निषाद जी आप सतर्क रहिएगा, आपके ऊपर एक जी न्यूज की बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। सूरज मंडल जी ने फोन किया था आपको? परिवार के हैं वो, हमारे से मान ली कि ग्रुप से बाहर है, वो एनडीए के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर, आपको हटवाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें भाजपा की लगी हुई है और थोड़ा आप सतर्क करके रहिएगा। और जो एक कोई सिन्हा थे बहुत बड़े पत्रकार, लेकिन मेरी बददुआ लगी जब मैं हटा गया 2 दिन के बाद वो भी नप गए। तो हमें देखिए जो बातें आई, हमारी बात तो वहां पर प्रसारित कर दिया गया सारे चैनलों पर। 18 तारीख का बयान, 23 तारीख को सारे चैनल, न्यूज नेशन हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो, जितने बड़े बड़े चैनल थे मेन स्ट्रीम के सारे। बयान में तो गलत कुछ नहीं था ना, बयान तो मैंने भी देखा है। अच्छा, वो हुआ क्या, पत्रकार जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस में हो गई और बाहर निकला तो जी न्यूज के पत्रकार ने घेर लिया। उसने कहा कि निषाद जी ये बताइए, यहाँ तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हमने कहा मंदिर बने चाहे कुछ भी बने, का क्या मंदिर बनने से आप खुश नहीं है? हमने कहा संविधान भाई संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मंदिर बन रहा है, बने। उसने कहा कि निषाद समाज तो राम का भक्त होता है, आपकी राम में आस्था है कि नहीं? और मुलायम सिंह यादव ने राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलवाया जिसमें दर्जनों राम भक्त कारसेवक मारे गए। और अखिलेश यादव कहते हैं कि राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो आपकी राम में आस्था है कि नहीं? देखिए, अगर मेरे अंदर उस तरह का बात रहती तो मैं कह देता कि जब राम का वनवास काल हुआ 14 वर्षों तक उनकी मदद किसने किया? सबसे पहले शरण देने का काम श्रृंगेरपुर के महाराज गुरुराज निषाद जी ने किया। कोल हो, चाहे बानर हो, चाहे किरात हो, इन्हीं जातियों ने तो मूल रूप से ये पिछड़े दलित आदिवासी जातियों ने राम की मदद किया। कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण तो राम की मदद के लिए गया नहीं था। लेकिन मैंने सब तौर पर बात कहा कि भाई राम में मेरी आस्था नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। भाई आस्था हमारी साहू जी में है ना, अंबेडकर जी में है ना। सवाल तो यही था कि आप समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जो आप अध्यक्ष थे, आप बड़े पोस्ट पे थे, पूर्वांचल के आप बड़े नेता हैं, फिर भी समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन करने की बजाय आपसे इस्तीफा क्यों मांगा? सवाल तो ये है मेरा। देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में नाम में समाजवादी पार्टी हो गई, लालू जी की पार्टी हो गई, मायावती जी की पार्टी होगी, तो ये तो सामाजिक पार्टी है ना, फिर इन लोगों ने आपका समर्थन क्यों नहीं? देखिए, कुछ ताकतें ऐसी लग गई जो मेरी एक्टिविटी थी और मुझे जो समर्थन मिल रहा था अपने बहुजन वर्ग का, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। वो लोग मेरी कमजोरी को ढूंढते थे, कोई बहाना ढूंढते थे कि लौटर राम को इस पद से कैसे हटा दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि लौटर राम बड़ा नेता बन जाएगा। तो सर, और मुझे नोटिस नहीं जारी हुई ना, मुझे सीधे आजमगढ़ में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, मैं निषाद पार्टी का विलय करा रहा था।
समाजवादी पार्टी में। यहां से कार्यालय से फोन गया कि लौटर राम जी अब आगे न जा करके, 27 जिले का मेरा कार्यक्रम लगा था और मेरा कार्यक्रम की शुरुआत हुई बाराबंकी से, बाराबंकी के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ अरे फैजाबाद, फैजाबाद अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर के बाद मैं आजमगढ़ में गया और मुझे बुलाया गया और हमसे ये नहीं, अगर साक्ष्य मांगा जाता मुझसे भाई नोटिस जारी होती कि आपने सोकाल नोटिस जारी होती है ना, सीधे कहा गया कि जो पद आपको मिला है वह पद आप वापस कर दीजिए। किसने कहा था ये बात जो है कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी और बाबूजी SRS यादव जी थे, उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखे करें लोटराम से बात कौन करेगा, तो ये 2 लोग होकर के आए और कहे कि जी की भी सहमति थी। उन्होंने कहा कि बात कौन लोटराम से करेगा, तो हुआ कि लोटराम आ गए, हम कहे यहाँ आ गए, अच्छा ठीक है। तो दोनों लोग आए, कहना कि जो पद आपके पास है वो वापस कर दीजिए। मुझे रमाकांत यादव जी ने कहा था कि जो आपको कहा जाएगा लिख करके आप इस्तीफा दे दीजिएगा। मैं रास्ते में आया बड़ा विचार करते करते कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो यह मुद्दा नहीं बनेगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। थोड़ा मेरा प्रेजेंट ऑफ माइंड काम किया, मुझे जब बुलाया गया, ये कहा गया पद वापस, हमने कहा कि उसके बाद आपने सपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे आप? नहीं, वीआईपी का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। और देखिए मेरी एक कूटनीति थी, क्योंकि मुकेश सहनी 2016-17 में हमें धोखा देके यहां से गए थे और बहुत से लोगों ने, विशेषकर मेरे समाज के लोगों ने आग्रह किया कि निषाद जी हम लोगों की अपेक्षा है, आपके चलते समाज में बदलाव हो सकता है, क्योंकि संजय निषाद समाज के साथ चीटिंग कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है, और आप वीआईपी की जिम्मेदारी ले लेते तो शायद समाज का जो आशा है वो विश्वास भी बदल जाता है। मैंने कहा चलो, 2 चीजें थी, हमने कहा कि अगर मुकेश सहनी पुरानी रवैया अपनाएंगे तो इनको मैं खत्म करूंगा, मेरा ये मन बना के मैं गया था लेकिन मैं देखिए भाजपा से उनका समझौता था, बिहार में एनडीए की सरकार में मंत्री थे और मेरा एक एजेंडा था इनडायरेक्ट में समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाना, क्योंकि दिल से मैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था। यहीं पे 2-3 बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं जो मेरे पहलू की हैं, आपने अपना पहलू रखा। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवा के तौर पे आप आगे निकले, उसके बाद आप कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, सपा में आए, वीआईपी में गए, बसपा में आप कभी नहीं गए। नहीं, बस तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने भविष्य के लिए अवसर तलाश रहे थे? नहीं, इसमें समाज सेवा नहीं? अगर आपको मैं कहूं, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, 2009 की बात है, और जब राहुल गांधी जी से, अब मैं बात वहां छोड़ दिया था, ओम प्रकाश राजभर जी गए, हम भी गए, तो राहुल जी ने कहा कि राजभर जी बताइए आप हमारी कांग्रेस की कैसे मदद करेंगे, तो यही राजभर का कहना था 5 करोड़ रुपया चाहिए, 28 गो टिकट चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई देखिए 7-8 जिले में आपकी बिरादरी है, 7-8 टिकट ले लीजिए और 1 करोड़ रुपया मैं मदद में दिलवा दूंगा। नहीं बात बनी, हमें बुलाया गया, मैं 23 लोगों के साथ गया था, क्योंकि देखिए मैं समाज को गुमराह नहीं करता हूं, मैं अकेले जाता तो लोग कहते कि ना पता जाकर क्या गुल खिला करके चले आए। राहुल जी ने कहा कि निषाद जी आप हमारी कैसे मदद करेंगे? हमने कहा कि हमारा एक संकल्प है, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो निषाद केवट बिंद कश्यप को अनुसूचित जात का दर्जा देगा हम उसको सहयोग और समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि देखिए अगर रिजर्वेशन चाहिए तो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़नी होगी। मैं बाद में सलाह मशविरा करते करते उन्होंने कहा कि 22 जगह निषादों को लड़ा दीजिए। मैं 18 लोगों की सूची बनाया, 22 लोगों की 18 टिकट ओके हो गया, लेकिन 7 लोगों ने कहा भैया नहीं लड़ेंगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा कि जब तक हम आरक्षण नहीं दिला लेंगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो 11 लोग लड़े, कांग्रेस से मेरा रिश्ता बना, कांग्रेस ने मुझे प्रदेश महासचिव बनाया। मैं दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया कि जब तक हम केवट मल्लाह को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं, कांग्रेस का कोई राजनीतिक पद स्वीकार नहीं। मेरा बड़ा 54 मीटिंग मेरी राहुल गांधी जी के साथ हुई थी, अब करेंगे आरक्षण, तब करेंगे आरक्षण, करते करते टालते 2011 में मैं बड़ा वो हो गया कि बताओ ये फिर लोकसभा का चुनाव 14 में होगा, ये कांग्रेस क्या करे। लास्ट में मुझे कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, विजय गोयल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, सुधींद्र कुलकर्णी हो, सुषमा स्वराज हो, तमाम नेता यहाँ लखनऊ में आए हुए थे। मेरा एक स्टोरी छपी थी यही जातियों के ऊपर, तो पूछा गया कि ये लोटरराम निषाद कौन है। तो एक लड़का था मेरा कुंवर सिंह निषाद करके, कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इनकी अंगुली पकड़ करके चलना सिखाऊं, मथुरा का रहा, कहीं इसे मिलवा दो। उसने आग्रह किया कि भाजपा के, आप समझ नहीं पाए कि जो बड़े बड़े राजनेता है आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको ये लगा कि अब कांग्रेस का तो मैं देख लिया
और भाई भारतीय कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। मैं अपनी शर्तों पर मैं कांग्रेस से दूर होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में गया और भारतीय जनता पार्टी मेरी शर्तों को स्वीकार कर लिया और चुनाव घोषणा पत्र में भी मेरी मांग को रखा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी में लौटन राम माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग को डेवलप किया। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग नहीं, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग। और मैं 202 सामाजिक न्याय सम्मेलन किया भारतीय जनता पार्टी का। और जब भारतीय जनता पार्टी वेंकैया नायडू आदि, सुषमा स्वराज, विजय गोयल जैसे लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में 40 टारगेट, मैं एक दिन राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और तड़ीपार यहाँ के संगठन प्रभारी बनकर के आए और ओबीसी के लोगों का सम्मेलन हो रहा था। कोई ओबीसी का नेता बोलने को तैयार नहीं। मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा 27 जून की बात, 27 जून 2013 की 12 की बात है। मैंने कहा कि एससी मोर्चा हो सकता है, एसटी मोर्चा हो सकता है, अल्पसंख्यक मोर्चा हो सकता है। तो सामाजिक न्याय समिति 2001 माननीय राजनाथ सिंह जी आपने बनवाया था मुख्यमंत्री रहते हुए, हुकुम सिंह जी के अध्यक्षता में। तो 54.05% ओबीसी का मोर्चा क्यों नहीं सेल होता था, जिले में एक संयोजक केवल होता था। मैंने कहा कि मेरा भी मोर्चा होना चाहिए और वहीं पर ओबीसी मोर्चा भाजपा में बना। और मैंने कहा कि मेरा लक्ष्य जब छोटा होगा तो परिणाम छोटा होगा। मैंने कहा 40 के टारगेट क्यों, मैं आपको 55 से 60 सीटें जिता दूंगा, 60 से 65 सीटें जिता दूंगा। 40 जीतने वाली सीटें सवर्णों को दे दीजिए और अनुसूचित जातियों को दे दीजिए और 40 सीट हमें दे दीजिए, ताकि मैं 5 यादव लड़ा दूंगा, 5-6 कुर्मी लड़ा दूंगा, 3-4 लोधी लड़ा दूंगा, 4-5 निषाद लड़ा दूंगा, 2-3 कुशवाहा लड़ा दूंगा। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी में रिकॉर्ड कायम हुआ मेरे प्रभाव से कि जहां कल्याण सिंह की तूती बोलती थी, 11 से 12 टिकट से ज्यादा ओबीसी को नहीं मिलता था, 2 लोधी से तीसरे लोधी और 1 निषाद से दूसरे निषाद को टिकट नहीं मिलता था। मैं 8 लोधी और निषाद को टिकट दिलवाने में सफल रहा। और राजनाथ सिंह जी ने कहा मुझे, लौटन राम ये बताओ कि तुम दूसरे की टिकट की बात कर रहे हो, ओबीसी के सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हो, आप कहां से लड़ोगे, अपना तो बता दो ना। गाजीपुर से लड़ोगे, भदोही से लड़ोगे या उन्नाव से लड़ोगे। मैंने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, लड़ाऊंगा लोगों को। और भाई साहब बीच में जब चुनाव घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आया, लोकसभा के, ये राजनाथ सिंह जी का उस दिन वोट पड़ गया था यहां लखनऊ का 4था चरण का। जब चुनाव घोषणा पत्र में देखा तो उसमें हमारी मांग साइलेंट रही। मेरा था कि मझवार को परिभाषित कर मल्लाह केवट बिंद, गोड़ को परिभाषित करके गुड़िया धुरिया रायकवार बाथम और तुरैहा को परिभाषित करके धीमर धीवर तुरहा को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। आप जिस भी पार्टी में गए सामाजिक न्याय टकरा गया, सामाजिक न्याय के लिए गए और लड़ाई लड़ने के लिए कि जातियों को ये चीजें मिलनी चाहिए। अच्छा, जो मैं भाजपा से दूर हुआ, बाद में अमित शाह जी ने कहा कि लौटन राम यार जो कहता था वो सच निकला। वो कहता था 60 से 65, 60 से 65, हम लोग उसको डांट देते थे, यू आर मिस्टर निषाद, यू आर हाइपरबोलिक। और परिणाम जब यो जानता था कितनी सीट जीत जाएंगे तो भाजपा छोड़ के क्यों गया। मैं तो इसको ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाना चाहता था, इसको राज्यसभा में मैं भेजता। मैं एक बात पर भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके सपा में आया कि लिखा गया, उसमें था कि ओबीसी आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। मैं मोदी जी के यहां सीधे फोन लगाया, मोदी जी ने कहा मैं तिरुपति बालाजी जा रहा हूं, निषाद जी मैं शाम को बात करूंगा। दूसरे दिन फिर फोन लगाया तो लोगों ने कहा कि पूजा पाठ कर रहे हैं मोदी जी। आज भी मोदी जी से बात होती है? नहीं, अब नहीं होती। अमित शाह, किसी से, मैं भाजपा के किसी नेता से मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल। कांग्रेस से तो अभी व्यवहारिक रूप से हो जाती है, कोई बात नहीं। अब तो एक साथ हम हो गए ना इंडिया गठबंधन में। तो मैं जो भाजपा को छोड़ा इस नाते कि 8.6% ओबीसी का प्रेजेंटेशन था केंद्रीय सेवाओं में। मैंने कहा कि 27% हमारा कोटा। भाई 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, 9 जजों की जो संविधान पीठ बनी थी 2/3 बहुमत से, और पहली अधिसूचना जो है नरसिंह राव की सरकार में 8 सितंबर 1993 को लागू हुई और हमें केवल 8.6% प्रतिनिधित्व मिला। तो ओबीसी आरक्षण की समीक्षा क्यों? हमारा बैकलॉग भरने की घोषणा पत्र में बात आनी चाहिए, कोटा प्रतिपूर्ति की बात आनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं रह पाऊं। तो लोगों ने कहा कि भाई यादवों को हटाना है, इसलिए यह बात रखी गई। हमने कहा यादव को क्यों हटाना है भाई? सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में मेरे अंदर वर्गीय चिंतन आ गया था। मैं तो देखता था अपने गांव गिराव में कि हमारी बहन बेटियों की आबरू, विशेषकर हमारे दलित वर्ग की बहन बेटियों का रास्ता निकलना मुश्किल था। हमारे गांव में 4-4 यादवों का मर्डर हो गया दलितों की इज्जत की आबरू की सुरक्षा में।
मैंने कहा कि मंडल आंदोलन हुआ चाहे कोई आंदोलन हुआ, यादव लाठी डंडा लेकर के सामंतों का सामना करता है। और मैंने कहा कि यादव को अलग कर देंगे, कल कुर्मी को अलग कर देंगे, परसों निषाद को घाट लगा देंगे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये जो जातियों का नेता बन रहे हैं, अपनी अपनी जातियों के लोग, ये जरूरत से ज्यादा लोगों को और बांट रहे हैं? क्योंकि मेरा सवाल आपसे है, हमने अभी आपके भूत पे बहुत सारी बातें की पीछे, जो मैं थोड़ा सा वर्तमान राजनीति पे आ रहा हूँ, क्योंकि इस समय भी मान लीजिए थोड़ा ज्यादा ही जा रहा है हम लोगों का, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम इस मुद्दों पे बात करेंगे। जी, बुलडोजर प्रथा को आप जातीयता से जोड़कर देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? आप ये बताइए, किसी व्यक्ति पर आरोप लग जाए और तुरंत बुलडोजर चला दिया जाए, विवेचना होनी चाहिए ना। और हमारे ऊपर आरोप लग जाए, अभी हमारे एक भाई पर आरोप लग गया, देखने में पूरा, हम लोग भी तो खोजी पत्रकारिता की है ना। एक घटना देख लीजिए, नवाब सिंह यादव का कन्नौज का मामला है, एकदम प्रायोजित तरीके से। नवाब सिंह क्या किसी लड़की या किसी महिला के घर में गए थे क्या? वो तो अपने विद्यालय में थे और पुलिस लेकर के जाया जा रहा, तो ये एक साजिश है। और हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिस व्यक्ति ने साजिश रचा वह कल भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रहा, परसों भी कार्यालय में रहा है, तिवारी उपनामधारी ब्राह्मण है। और मैं ये बात जानना हो कि नवाब सिंह को फंसाना है, समाजवादी पार्टी को बदनाम करना है। नवाब सिंह से हमारी हमदर्दी इसलिए। आप बात का ये मुद्दा देख लीजिए, अयोध्या में निषाद बालिका के साथ हुआ, मोहित खान और राजू खान। मुख्यमंत्री जी 30 जुलाई को बरसात उधर होती है, 16 बच्चे गिरफ्तार किए जाते हैं। हमारा एक पारिवारिक लड़का जो है पवन यादव, चाय पीने शाम को जाता है, उसको उठा लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी, अरे भाई 8 गो तो बनिया उसमें गुप्ता थे, साहू थे, अग्रहरी थे, 2 ब्राह्मण थे, 2 राजपूत थे, एक राठी था, एक बारी था, उनका नाम नहीं लिया गया। पवन यादव और अरबाज खान का ही नाम क्यों लिया गया? तो ये जाति का मुद्दा। उन्होंने कहा सद्भावना एक्सप्रेस में नहीं, बुलेट चलेगी, बुलडोजर चलेगा। और केवल आरोप लगा और मोहित खान पर, और बुलडोजर दूसरे दिन चला दिया गया। कैसे? परीक्षण कर उसका। हम तो मांग करते हैं कि अगर इस तरह का किसी के ऊपर आरोप लगता है तो हमारी वैज्ञानिक परीक्षण की तो भी व्यवस्था है, नार्को टेस्ट है, लाइव डिटेक्टर टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। सर ये बातें और पार्टियों के साथ जब घटना घटती है तब क्यों नहीं बोली जाती है? मैं हमेशा बोलता हूं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीएनए टेस्ट की मांग की, वाजिब है, 2 महीने 3 महीने पहले की घटना है, आपने मांग की, पर केवल मोहित खान की घटना पे क्यों? इससे पहले जो घटनाएं घटी उन घटनाओं पर क्यों नहीं बोला गया? अच्छा, कौन? जब इस मामले को मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित कुर्सी पर बैठ करके जातिवाद को रंग दिया जा रहा है, यादव और मुसलमान होने के नाते जो है कि तिल का तार बनाया जाता है। मैं घटना कम बता दूं, मैं क्योंकि मैं सबकी बात करता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, किसी की बहन बेटी हो, बहन बेटी होती है। और अपराधी और बलात्कारी किसी उसकी कोई जाति नहीं होती है, और बेटी किसी की भी हो, सबकी बेटी है। आप घटना 28 तारीख को यह मामला प्रकाश में आया, हमारी निषाद बच्ची के साथ मोहित खान वाला। 27 तारीख को गाजीपुर जनपद में 28 मुकदमे जिस पर पंजीकृत है, हिस्ट्री सीटर है सुनील कुमार सिंह बिल्ला सिंह ठाकुर, 2.5 साल की यादव बच्ची के साथ रेप करता है। ट्रामा सेंटर में भी इलाज चल रहा है, लड़की जीवन मरण से संघर्ष कर रही है। बुलडोजर मोहित खान पर चल गया तो बिल्ला सिंह के पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? गाजी मैंने उठाया, मैं खूब लिखा पढ़ी किया, हर स्तर से किया। अध्यक्ष जी ने, अब वो हमारा जो कर्तव्य है मैं कर रहा हूं ना। और 28 तारीख को एक 15 साल की मंद बुद्धि राजभर समाज की लड़की, आपके गांव के बगल की लड़की, बुड़कुड़ा थाना की लड़की, खोज चौजा खास गांव है, दाना बुझाने जा रही है। ठाकुर अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह ने जबरदस्ती खींचकर लड़की के साथ रेप किया, दरिंदगी किया। बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसलिए कि वह ठाकुर है। नूरपुर सहारनपुर जनपद में 15 साल 16 साल की 2 बेटियां थी, और वहां के जिलाध्यक्ष भाजपा के महेंद्र सिंह सैनी हैं, और वहां के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह हैं। उन लोगों ने मामला को रफा दफा करने का दबाव बनाया, FIR नहीं दर्ज हुआ। आशु सैनी जो बलात्कारी है वह जो है कि महेंद्र सिंह सैनी का रिश्तेदार है। वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? यही मवई थाना है अयोध्या जनपद में, 30 तारीख की घटना है, जिस दिन मोदी जी सीना चौड़ा करके बोल रहे थे, यादव और मुसलमान को खलनायक बना रहे थे। 30 तारीख को 3 साल की दलित परिवार की लड़की ज्योति की बलात्कार के बाद गला घोट करके मार करके नाली में उसे घुसेड़ दिया जाता है।
आप अयोध्या में निषाद का मुद्दा, क्योंकि निषाद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन करने की ताकत रखता है, और निषादों ने समाजवादी पार्टी का साथ दे करके भारतीय जनता पार्टी का जो 80 में 78 का नारा था उसे डैमेज खत्म करने का काम किया, समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाया। तो निषाद को आप मुद्दा बना रहे हो, और वह दलित बेटी ज्योति यही वही है, अयोध्या में ही है। आप मुख्यमंत्री जी उस पर एक बार क्यों नहीं बोले? निषाद लड़की को अगर 5 लाख रुपया की मदद देते हो, 8,000 रुपया 22 बरस की उम्र तक हर महीना देने का, और उसके 2 भाई बहनों को 4,500 रुपया महीना देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं जानता कि मुख्यमंत्री जी में न्यायिक चरित्र है, वह यादव बेटी को भी देते, उसके परिवार की मदद करते, राजभर परिवार की भी मदद करते, कश्यप समाज की 2 बेटियां जो सहारनपुर में बलात्कार की शिकार हुई, उस परिवार को भी एक कानून एक होना चाहिए ना, संविधान के अनुच्छेद संख्या 14 के तहत सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें बौखलाई हुई है, और कुल मिलाकर कोई ऐसी मामला कहीं यादव का दूर दूर से कहीं नाम आ गया तो यादव को खलनायक बनाने का काम किया जा रहा है, मुसलमान को खलनायक बनाने का काम किया जा रहा है। दो हिंदुओं ने सीबा नाम की एक मुस्लिम लड़की के साथ रेप करते हैं, वो लड़की कहती है शादी करो मुझसे, शादी लेकर के अंग भंग कर दिया जाता है बहराइच में। तो मुसलमान की लड़की तो लड़की नहीं है, हमारे भारतीय समाज की बेटी नहीं है। तो अगर इस तरह की, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमें राज्यसभा का भी लालच देती, बुलाई थी ये आपके फरवरी महीना में, 11 मार्च को विधायक एमएलसी बनाने के लिए प्रस्ताव दिया। सितंबर महीना में पिछले कहा 4 बच्चों की सरकारी नौकरी देते हैं, राजनीतिक समायोजन कर देते हैं, जो आर्थिक मदद कहिए कर देते, क्योंकि लौटर राम सोशल एक्टिविस्ट है। लौटर राम निडर होकर के, मैं जहां अन्याय होता है, गलत होता है शासन और प्रशासन स्तर पर, लौटर राम मुखर होकर के वह आवाज बनाता है। तो मैं पद के लिए अभिलाषा रख के काम नहीं करता हूं। एक सवाल है सर, बड़ा बढ़िया अभी आप बात कर रहे हैं। एक तो आप बोलते बहुत बढ़िया है, चाहे वो सच हो या कोई भी बात हो, उस पर आपकी जो वक्तव्य है बहुत साफ सुथरे होते हैं। निषाद जात का सबसे बड़ा नेता कौन, संजय निषाद या लौटर राम? यह लोकसभा का चुनाव चल रहा है ना, मैंने कहा यह लोकसभा चुनाव यह निर्णय करेगा कि निषादों का नेता लौटर राम निषाद या संजय निषाद। मैं इसी को लक्ष्य बना करके मैंने काम किया, और मैंने यह पहले दावा कर दिया था कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की दुकान पर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, मैं ताला लगवाऊंगा। और मैंने अपने संकल्प में सफल रहा। अनुप्रिया पटेल, मैं मिर्जापुर जा नहीं पाया, दुर्भाग्य मेरा रहा, नहीं तो अनुप्रिया पटेल की जो हस्बैंड एंड वाइफ वाली पार्टी है ना, उस पर भी ताला लगवा देता। लेकिन किसी न किसी रूप में हमारे ही कुछ लोगों ने जो है, मतलब ये मान लिया जाए कि निषाद जाति के जो बड़े नेता, बड़ा चेहरा वो आप हैं। बेशक लोग मेरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी पर पूरा समाज, पूरब का पश्चिम, केवल मैं पूर्वांचल का मल्लाह और केवट हूँ, पश्चिम का कश्यप हो, गुड़िया हो, रायपार हो, बाथम हो, उत्तर सारे लोग चेहरा है, ये कहा जा सकता है। पूरा निषाद, कश्यप समाज, बिंद समाज लौटर राम को अपना नेता मानता है। मैं बदायूं में गया, आंवला क्षेत्र में मैं गया, लोगों ने कहा कि हम लोग यादवों की पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन चौधरी साहब आपका हम लोग मोबाइलवा में वीडियो देख करके साइकिल पर वोट इस बार देंगे। अच्छा, चौधरी साहब आपको क्यों कहा जाता है? ऐसा कि पहले हमारे जो गंगा तीरी निषाद थे, मल्ला थे, इलाहाबाद से लेकर के पश्चिम बंगाल तक लोग चौधरी लिखते थे। तो हमारे पिताजी चौधरी लिखते थे, मैं भी चौधरी लिखने लगा। बाद में मैं नागर लिखता था। एक घटनाक्रम हो गया, काशी विद्यापीठ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर रामजी नागर। तो हम जाने कि नागर का मतलब, उस समय अबोध मन था, मैं जाना कि नागर का मतलब निषाद होता है। मैंने कहा कि गुरुजी प्रणाम, कहा बताओ। हमने कहा कि सर मैं, आप मेरी जाति वाले हैं तो आपसे मैं मिलने आ गया। कहने कौन सी जाति? मैंने कहा कि निषाद। कहा निषाद का क्या होता है? मैंने कहा कि फिशरमैन, वो गुजरात के रहने वाले। उन्होंने कहा उठा के पटक डालूंगा, मैं गुजराती ब्राह्मण हूं, तुम मुझे मछुआरा बना रहे हो। तो मुझे वहीं पर जाति की सच्चाई पता चली, और मैंने कहा मैं निषाद हूं, निषाद बन करके ही रहने में ठीक है, क्योंकि कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी जाति क्या है। मैं निषाद जहां भी बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि मल्लाह केवल बिंद जो होते हैं वही निषाद होते हैं। अच्छा, आज 14 अगस्त है, आज हम लोगों का इंटरव्यू जब चल रहा है, और आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, यूं कहिए कि दुख शोक व्यक्त किया जा रहा है। यह अभी पहली बार हुआ है। कैसा विभाजन? आज इंडिया 14 अगस्त 1900, भारत और पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान का
इससे पहले ये भारत में नहीं मनाया जा रहा था, पर आज रोडों पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है। इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान शब्द छोड़ करके भाजपा का कोई नेता कोई बात बोल ही नहीं सकता। और आज जो ये विभाजन दिवस मनाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान करने का, नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का जो है कि काम कर रही है। आप बतलाइए कि बांग्लादेश में जो भी काम हो, घटनाक्रम हो रहा है, हम लोग बड़े दुखी हैं उससे, तो उसकी जिम्मेदारी क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की है क्या? ठीक है, मैं प्रतिपक्ष का लोग हैं, हम लोगों से सलाह ले सकते हो, सुझाव ले सकते हो। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। कांग्रेस भाई, CAA सिविल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 बना था। जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि उसका मजबूती से अनुपालन किया। इंदिरा गांधी ने जो है कि अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए 1971 में पाकिस्तान की ताकत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बंटवारा किया। ये बहुत बड़ी आयरन लेडी का काम था। आज नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीना की बात करते हैं। वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी के साथ ज्यादती हो, वह गलत हो रहा है। और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ बदतमीजी पूर्ण जो वीडियो आ रहे हैं, बड़े मर्माहत करने वाली है। तो इस पर भारत सरकार को सख्ती से कदम आगे बढ़ाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ से संपर्क स्थापित करके जो बांग्लादेश में घटनाक्रम है, जो आंदोलन चल रहा है, उस पर विराम लगाने के लिए भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। प्रतिपक्ष को पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है, ये 2027 की राजनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश में इस तरह का कार्रवाई चल रही है, तो 2024 का जो परिणाम रहा है, वही परिणाम 2027 में आएगा। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो 2012 में रही है, उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फिर से जाने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। जब अखिलेश सरकार थी, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पिछले एक दशक से जो है यूपी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उससे पहले 2-3 दशक तक समाजवादी पार्टियों की ही सरकारें, चाहे बहुजन की रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो। जो अपना पूर्वांचल का क्षेत्र है, यूं कहिए पूरे देश में या प्रदेश में बाढ़ से बड़े प्रभावित होते हैं लोग, और पूर्वांचल में ये संख्या ज्यादा है, क्योंकि उधर रास्ते डूब जाते हैं, स्कूल डूब जाते हैं, 2.5-3 महीने तक जो एक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। एक तो इसकी समस्या है, जो अगर आप इस पे विधानसभा में अपने नेताओं के द्वारा या अपने द्वारा इस मुद्दे पर बात उठवा सके। दूसरी बात यह है कि बीजेपी पे बड़ा, जो ये इंडिया गठबंधन अभी है, बीजेपी पे बड़ा आरोप लगाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या काम हुए, कुछ बता पाएंगे? आप पहले तो बाढ़ वाली बात की है, आजमगढ़ का ही ले लीजिए, आप सगड़ी क्षेत्र में चल जाइए, जो डूब क्षेत्र, सगड़ी में जाइए, गोपालपुर में जाइए, कि घाघरा में जब बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये 2 विधानसभाएं होती हैं। तो वहां पर मुख्य रूप से तो निषाद, कहीं भी बाढ़ आती है तो निषाद जाति के लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन जहां निषाद है तो यादव भी प्रभावित होता है। हमारा जाटव चमार भाई है तो वो भी प्रभावित होता है। तो प्राकृतिक आपदा जो आती है, तो जो भी उस परिक्षेत्र में आता है वो प्रभावित होते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किया, जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो, 112 नंबर पुलिस की आप करिए, पुलिस का 10-90 की जो योजना। मैंने एक सिंपल सवाल मैं जानना चाहता हूँ इसकी जानकारी, कि महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों के उत्थान के लिए, जैसे शहरों में पार्क बने हुए हैं, लाइब्रेरी है तमाम तरीके की, ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम क्यों नहीं होता है? जबकि हम बड़े मंचों से महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, कोई घटना घट जाती है हम उसके विरोध में कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन अभी अब ओलंपिक चल रहा था, भारत 71वें नंबर पे शायद था, 71 नंबर था, 6 या 7 मेडल है, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं है। लेकिन क्या इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और किसी भी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकार काम करती है? देखिए, सरकारों को करना चाहिए। अब जैसे समाजवादी पार्टी किया है कि महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए हुआ, मैं उसका उदाहरण हूं। मैं तो कोई महानगरीय जीवन पद्धति तो मेरी है नहीं, मैं भी एक छोटे से गंगा के किनारे के एक गांव से निकल करके आया हूं। अगर अखिलेश यादव की योजना पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां
इसको पहले तो कहा कि मुसलमानों के लिए, बदनाम करने को भाजपा आरएसएस के लोगों ने कहा यह मुसलमानों के लिए केवल है। लेकिन अगर कन्या विद्याधन की योजना लागू हुई तो लौटर राम की 2 बेटियों को भी 30-30 हजार रुपया का लाभ मिला। और उन्होंने 18 लाख लैपटॉप अगर बांटा, जो गरीब परिवार के बच्चे गांव गिराव के सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि कभी लैपटॉप भी मेरे हाथ में आएगा। लौटर राम के घर में आज भी 2 लैपटॉप टकाटक झकाझक चल रहा है। और मेरे बच्चों ने, मैं उनके सिलेबस की व्यवस्था नहीं करा पाता था, बच्चे उसी लैपटॉप में जो अखिलेश यादव की सरकार ने दिया था उसी से अपने कोर्स की पढ़ाई करके डबल MA करना हो, BEd करना हो, DLEd करना हो, UP टेट, C टेट या सेट क्वालिफाई करना हो, हमारे 3 बेटियों ने उसका लाभ उठाया। शादी अनुदान की योजना हो, अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति की हो चाहे पिछड़ी जाति की हो, गरीब परिवार की हो, सबके लिए शादी अनुदान योजना को लागू किया। तो ये तो हमारी बहन बेटियों के ही उत्थान के लिए ही था, हमारी की गांव गिराव की बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़े। नहीं तो बहुत सी, अगर उन्होंने शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति योजना अगर सपा की सरकार ने लागू नहीं किया होता तो लौटर राम केवल भाषण देता रह जाता, हमारी बात केवल चौका पर रह जाती, चौकी में नहीं, चौकी से चौका में नहीं जा पाती। लेकिन आज लौटर राम के बेटे और बेटियों ने जो मेरा सर ऊंचा किया है उसमें समाजवादी पार्टी की जो योजना रही है उसका जो है कि महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैं एक बात कह दूं कि जो जातिवादी होता है वो समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वो जातिवाद में विश्वास नहीं रखता है। तो जो गरीब है, गुरबा हो, किसी भी समाज का हो, उनके कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए। आपके इस कहावत को समाजवादी पार्टी ने तो फेल कर दिया ना। कैसे? जब आप ही के बयान का जब वो मान नहीं रख पाई, आपको आपके पोस्ट में फिर से वही अयोध्या वाले प्रकरण पे चला गया। तो कहीं देखिए क्या होता है, बोलने वाली बात, कहने वाली बात थोड़ी एक अलग होती है, आपकी विचारधारा अलग है, आप बहुत मेहनत से आप अपनी जो आप सोचते हैं वही उसी की लड़ाई लड़ते हैं। पर पार्टियों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ समझौता करना पड़ता है, मैं मान लेता हूँ इस बात को। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन लोगों ने चुनाव लड़ा। जो वादे किए गए थे लोगों से, वो वादों का क्या होगा? सरकार तो बन नहीं पाई है। अब देखिए, अगर हमारी सरकार बनती तो इंडिया गठबंधन जो वादा किया था वो पूरा करता। तेलंगाना में सरकार बनी है ना, 5 संकल्प लिया था कांग्रेस पार्टी ने, 5 संकल्पों का क्रियान्वयन हो गया। कर्नाटक में उन्होंने, चाहे हिमाचल में हो, जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था वो सारे वादे पूरे हो गए। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी वाले प्रोपगंडा करने में तो नहीं कहीं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव हो रहा है या सपा और भाजपा कांग्रेस के कार्यालय का घेराव हो रहा। झूठ कहीं कहीं मीडिया में चल रहा, 5000 महिलाएं कांग्रेस कार्यालयों का घेराव की टकाटक खटाखट वाले पर। भाई जब बताओ कि हमें अधिकार ही नहीं मिला तो मैं अपने वादे को कैसे पूरा करूंगा? भारतीय जनता पार्टी वादे करती है लेकिन वादा खिलाफी करती है। अभी तक किसी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतरी है। और इनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं बाद में आऊंगा। मेरा सवाल बस ये है कि गठबंधन ने जो वादा किया था, इंडिया गठबंधन ने जो वादा किया था, उन वादों की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि नहीं? पार्टी सत्ता में तो नहीं है, विपक्ष में है, विपक्ष में उसकी भूमिका निभाई जा रही है। देखिए, विपक्ष में आप देख रहे हैं राहुल गांधी की जोड़ी और अखिलेश यादव की जोड़ी जो है, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है सदमे में आ गई है। इनकी जुबान पर ताला लग गया है, भागे भागे फिर रहे हैं। तो ये हमारे जो राहुल गांधी ने 10 मई को यहां पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी नाइंसाफी किया है, आज ओबीसी हमसे दूर छिटक करके गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और संविधान की जो व्यवस्था है, यह लड़ाई 15 और 85 की नहीं है, यह लड़ाई 90 और 10 की लड़ाई है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को याद कर लीजिएगा, उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप देख लीजिए कि केंद्रीय सचिवालय में जो 89 पद सचिवों का होता है, जो पूरे देश को संचालित करने की नीति बनाते हैं। एसटी का 3 है, एससी का 1 है, ओबीसी 0 सन्नाटा है। 93 जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं उसमें हमारे ओबीसी का केवल 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी है। तो राहुल गांधी आप देखिए मुखरता से इस आवाज को उठा रहे हैं। और हम भी अपने नेतृत्व से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो कास्ट सेंसस की बात हो, समानुपाती कोटा की बात हो, बैकलॉग भरने की बात हो, इस पर हमको जो है कि पूरी तरह से एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है। और जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का डिसीजन आया है SC ST के बाइफरकेशन का, क्रीमी लेयर का,
क्रीमी लेयर असंवैधानिक है। मैं पहले बता देता हूं, सरकार तो अभी क्रीमी लेयर से सफाई दे दी है कि क्रीमी लेयर पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बाइफरकेशन भी नहीं। जब तक जातिगत जनगणना नहीं तो बाइफरकेशन कैसे करोगे आप? ओबीसी के बाइफरकेशन के लिए एक तो जस्टिस रोहिणी आयोग बना था केंद्र में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उप वर्गीकरण जांच आयोग, 13 बार उसका विस्तार हुआ, अंतिम रिपोर्ट आ गई। उत्तर प्रदेश में 2 बार बना। हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति 2001 बनी, फिर जस्टिस राघवेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जो है एक लंबा प्रक्रम बना। ये बाइफरकेशन की बातें एक तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश की मैं कड़वी सच्चाई बता दूं, कहा जाता सारी नौकरियां यादवों ने ले लिया, छीन लिया। कुर्मी यादव को देखना नहीं चाहता है। क्लास 1 की नौकरियों में कुर्मी नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर यादव, तीसरे नंबर पर मौर्य है। तो ये बातें इस तरह की का करके जो यादव को, क्योंकि यादव एक लड़ने वाली जाति है, वास्तव में सामाजिक न्याय की कोई लड़ाई लड़ा तो यादव लड़ा। मैं तो पूर्वांचल का हूं ना, मैं पूर्वांचल में एकमात्र अभी तक सच्चा समाजवादी नेता पाया हूं, शारदानंद अंचल, जो हमारे बीच में नहीं है। जब हमारे बाप दादा को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, जमीन पर नहीं बैठ पाते थे, जब बड़ी जाति वाला जाता था तो खड़ा हो जाता था, बाबू साहब प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। शारदानंद अंचल जी ने खटिया डालो खटिया पलटो आंदोलन बलिया में शुरू किया था, उससे हम लोगों ने सीखा है। वो सब बातें हम लोगों के दिल दिमाग में बसी हुई है। तो और मेरे लिए एमपी एमएलए बनना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई, और जो पद से मुझे हटाया गया, मेरे कद को बढ़ा दिया गया। मैं कभी कभी मूल्यांकन करता हूं कि जो लौटर राम को नहीं जानता था, मेरे ऊपर बड़ी बड़ी दिल्ली की मीडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे दी प्रिंट हो, तमाम लोगों ने। और मैं ये कह रहा हूं, तो जनता को ये बता दिया जाए कि आप सामाजिक लड़ाई ही लड़ते रहेंगे। मैं देखिए, अब हम जबरदस्ती तो हम एमपी मिले नहीं, हमको तो 3 बार कहा गया सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मेरा एक उद्देश्य था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। अगर अकेले मैं चुनाव समर में उतर जाऊंगा तो पार्टी की जितनी मदद करनी चाहिए मैं नहीं कर पाऊंगा। आज लोग कह रहे हैं कि काका आप चुनाव लड़े होते तो आज सदन में आपकी जरूरत थी, कि जब राहुल गांधी की जाति पूछी जाती है तो लौटर राम से बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाता। आपको सदन में होना चाहिए था, और लोगों की अपेक्षा है कि लौटर राम को किसी न किसी सदन में रहना चाहिए, चाहे विधान परिषद में हो, चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा विधानसभा में हो। लेकिन मेरी अपेक्षा केवल सांसद और विधायक बनना नहीं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो आपने शुरू मंडलवाद, अंबेडकरवाद, लोहियावाद हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा हो, उस विचारधारा कैसे आगे बढ़े, उस विचारधारा पर मैं काम करने के लिए कटिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। और कोई ताकत लौटर राम की विचारधारा की हत्या नहीं कर पाएगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरी जुबान चलती रहेगी, मैं सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। यह मेरा उद्देश्य है। ये आपने सुना। अब तो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन देने की या कोई बात कहने की जरूरत बची नहीं है, क्योंकि लगभग इनकी लाइफ से जुड़े हर मुद्दों पे हमने बात की। उन मुद्दों के अलावा जो अभी वर्तमान राजनीति में जो घटनाएं, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उन पे भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की, थोड़ी चर्चाएं की, आगामी चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, आश्वस्त हो के कह सकता हूं कि लौटन राम निषाद जी सामाजिक योद्धा हैं। राजनीतिक लालच इनको प्रभावित नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।